नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। देखिए, ये आपका जो MPPSC 2019 का मेंस का सिलेबस है, उसके पेपर द्वितीय से संबंधित है। द्वितीय पेपर का खंड पर जो है उससे संबंधित है। अब देखिए, ये जो अधिनियम है लोक सेवा से संबंधित जो गारंटी दी जाती है उसके बारे में दिया गया है। अब इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे शास्ति, अर्थात कोई दंड। अगर कोई अधिकारी इन लोक सेवा की गारंटी में कुछ कमी करता है या देने में विलंब करता है तो किस प्रकार से उसको दंड दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपील को पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की अपीलें होती हैं उनको, और आखिरी में पढ़ेंगे एक विशेष प्रावधान। तो देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपका विशेष प्रावधान है। यहाँ पर सीधा ये पूछा जाता है 15 मार्क्स के अंतर्गत, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है हमको। तो शुरुआत करेंगे हम शास्ति उद्दंड से। देखिए, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं यहाँ पर। पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अभी इसे हम देख लेते हैं, फिर आगे इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पदाभिहित अधिकारी अगर यहाँ पर तहसीलदार है तो जो प्रथम अपील अधिकारी होगा यहाँ पर SDO हो जाएगा, राजस्व विभाग या अनुविभागीय। और द्वितीय अपील अधिकारी के में यहाँ पर हमारा आ जाएगा कलेक्टर। तो देखिए, ये जो यहाँ पर तहसीलदार है, SDO है, कलेक्टर है, इनको समझने के लिए हमको यहाँ पर अपील पढ़नी पड़ेगी। तो हम पहले शास्त्रीय दंड को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपील को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए शास्त्रीय दंड। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई भी सामान्य व्यक्ति है, अगर उसको किसी से कोई सी सेवा लेनी है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, यहाँ पर पदाभिहित अधिकारी के पास जाएगा। और पदाभिहित अधिकारी अगर वो सेवा प्रदान करने में असफल है, अगर कोई तर्कसंगत कोई यहाँ पर कारण नहीं है और वो अनुपस्थित हो जाता है, तो यहाँ पर वो दंड का भागीदारी होगा। इसी प्रकार अगर वो विलंब करता है यहाँ पर पदाभिहित अधिकारी और सेवा को प्रदान करने में, तो भी वो दंड का यहाँ पर भागीदारी होगा। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर दंड का प्रावधान किस तरीके से किया गया है, तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अधिनियम में लिखा गया है यहाँ पर, यदि पदाभिहित अधिकारी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण के बिना, तो देखिए ये यहाँ पर वही बात हो गई। अगर पदाभिहित अधिकारी बिना तर्क संगत कारण के बिना क्या है, यहाँ पर सेवा प्रदान करने में असफल है, ठीक है, असफल रहता है, सीधी सी बात है। कोई तर्क संगत उसके पास कारण नहीं है और सेवा देने में असफल हो गया, तो यहाँ पर पदाभिहित अधिकारी को यहाँ पर जो द्वितीय अपील अधिकारी है, द्वितीय अपील अधिकारी है, वो कम से कम उसके ऊपर 500 रुपया और जो अधिकतम है 5000 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, ठीक है। सामान्य सट्टा है, अगर युक्तियुक्त या तर्कसंगत कारण के बिना सेवा प्रदान करने में असफल रहता है तो जो द्वितीय अपील अधिकारी है उसके ऊपर क्या करेगा, मिनिमम 500 या अधिकतम 5 रुपये का जुर्माना लगा देगा। इसको रट लो बिल्कुल, एज इट इज़, एग्ज़ाम में लिख के आना है। और अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी जो लिंक है मैं यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर जुड़ जाना, तो वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने, युक्तियुक्त कारण के बिना सेवा देने में असफल रहा। अब इसके बाद पढ़ते हैं, यहाँ तो असफल हो गया, या अगर सेवा विलंब से देता है, ठीक है, अगर सेवा देने में विलंब करता है तो यहाँ पर उसके लिए क्या दंड का प्रावधान करेगा। जो द्वितीय अधिकारी है वो प्रतिदिन 250 रुपया और जो कि अधिकतम कितना हो सकता है 5000 रुपये तक का
शास्ति अधिरोपित करेगा। तो सीधी सी पहले हमने पदाभिहित अधिकारी के लिए पढ़ाई कि अगर वो असफल होता है, विलम्ब करता है तो उसके लिए दंड। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट्स देख लो अगर याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। सीधा सा पहला तो हो गया सेवा देने में असफल और दूसरा विलम्ब करता है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना दंड, 500 से लेके 5000, और यहाँ पे हो जाएगा 250 से लेके 5000। ये प्रतिदिन के हिसाब से, और ये टोटल लगेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पदाभिहित अधिकारी की बात कर ली कि किस तरीके से उसको दंड मिलेगा। अब आते हैं प्रथम अपील अधिकारी। और प्रथम अपील अधिकारी सेम ऐसा ही कार्य करता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम प्रथम अपील अधिकारी की। अब देखिए प्रथम जो अपील अधिकारी है वो भी सेम ऐसा ही कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर जो दंड है वो किस तरीके से लगेगा। तो जो द्वितीय अपील अधिकारी है वह यहाँ पर क्या करेगा, इसके ऊपर दंड अधिरोपित करेगा। तो कितना दंड लगाएगा वो यहाँ पर इसके ऊपर 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जो यहाँ पर लगाया था पदाभिहित अधिकारी पे, उसी प्रकार यहाँ पर प्रथम अपील अधिकारी पे भी दंड लग जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगर जो हमारा, अब देखिए पदाभिहित हो गया, प्रथम अपील हो गया, अब द्वितीय अपील पे आते हैं। अब अगर द्वितीय अपील अधिकारी है, ये पहला पॉइंट था यहाँ पर, ये दूसरा हो गया, तीसरा। अगर द्वितीय अपील अधिकारी है, ठीक है, और उसके द्वारा लगाए गए दंड से, ठीक है, वो कोई दंड लगा रहा है और दंड लगाने से कोई व्यक्ति जो सेवा प्राप्त करने में असमर्थ था, ठीक है, वो असंतुष्ट होता है। ठीक है, द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा लगाए गए शास्ति से अगर असंतुष्ट है तो क्या करेगा, वह इस अधिनियम की धारा, लिख लेना इस लाइन को, मैं बोल देता हूँ पूरा एक बार। यदि कोई व्यक्ति द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति से असंतुष्ट है तो वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो सीधा सा यहाँ पर हो गया, पढ़ लिया है, एक बार देख लो। पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी। पदाभिहित अधिकारी में हमने 2 प्रकार के दंड देखे, या तो वो असफल है देने में सेवा को, या फिर क्या करता है, विलम्ब करता है। असफल है तो क्या होगा यहाँ पे 500 से लेके 5000 का जुर्माना, विलम्ब करता है तो 200 से लेके 5000 का जुर्माना। ऐसे प्रथम अपील अधिकारी पे आते हैं। ठीक है, वो भी अगर ऐसा ही कार्य करता है तो यहाँ पर भी द्वितीय अपील अधिकारी कितना जुर्माना लगाएगा, 500 रुपये से लेके 5000 रुपये तक। फिर तीसरे पे आते हैं, अगर द्वितीय अपील अधिकारी के द्वारा कोई व्यक्ति असंतुष्ट है, किसी वो जब दंड लगाता है उससे व्यक्ति असंतुष्ट है तो धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी को आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर सीधा सामने 3 प्रकार का दंड देख लिया। अब इसके फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक बार फिर मैं लाइन बोलता हूँ एक बार और। यदि द्वितीय अपील अधिकारी अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित करता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो द्वितीय अपील अधिकारी से पहले तो असंतुष्ट हो गया था कोई व्यक्ति, ठीक है, सीधा सा फंडा है। फिर चौथे पॉइंट में आते हैं, अगर द्वितीय अपील अधिकारी जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इससे संबंधित है, द्वितीय अपील अधिकारी अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित करता है या कार्यवाही को विलंबित करता है, ठीक है, सीधा सा फंडा है। द्वितीय अपील अधिकारी क्या कर रहा है, अपर्याप्त शास्ति लगा रहा है और कार्यवाही विलंब कर रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति है, ठीक है, या अधिकारी है, वो द्वितीय अपील अधिकारी पर 5000 रुपये का दंड लगा सकता है। ठीक है, ये समझने के उद्देश्य था। इसका नोट्स से एक बार अगर चाहो तो बना लो, पढ़ते पढ़ते ज़्यादा सही रहेगा, वरना टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाके तुम वहाँ से इसको PDF डाउनलोड कर लेना। तो एक बार बता देता हूँ, 3 प्रकार के दंड। पदाभिहित अधिकारी अगर काम करता है, सेवा प्रदान करने में असफल रहता है या विलम्ब करता है तो किस तरीके से जुर्माना लगेगा। प्रथम अपील अधिकारी अगर इसके ऐसा कार्य करेगा तो किस तरह के दंड लगेगा वो बताया। फिर द्वितीय अपील अधिकारी अगर किसी के ऊपर शास्ति लगाता है और वो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है कि इसने पर्याप्त शास्ति नहीं लगाई है, तो राज्य सरकार के पास जाके जो अधिकारी है उसको आवेदन कर सकता है। फिर यहाँ पर इसके बाद पढ़ा था हमने, द्वितीय अपील अधिकारी अपर्याप्त शास्ति अधिरोपित करेगा और कार्यवाही विलंबित करेगा, तो राज्य सरकार द्वारा जो नाम निर्दिष्ट अधिकारी है वो क्या करेगा, द्वितीय अपील अधिकारी पे 5000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।
फिर इसके बाद चलते हैं, देखिए आगे। इसके बाद ये जो हमने पढ़ी थी ये धारा 7 है, तो याद कर लेना जो दंड का प्रावधान है ये धारा 7 में दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल इसको याद कर लेना, धारा 7 में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं धारा 8। तो देखिए पहले पढ़ के बताता हूँ धारा 8 में क्या लिखा है, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शक्ति के विरुद्ध आवेदन 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी को आवेदन कर सकता है, ठीक है। द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शक्ति के विरुद्ध आवेदन 60 दिनों के भीतर, तो यहाँ पर 60 दिनों के भीतर ही इम्पोर्टेंट लाइन है, मतलब जब राज्य सरकार को आपको राज्य सरकार द्वारा जो अधिकारी पेश किया जा रहा है, ठीक है, उसको 60 दिनों के भीतर आप द्वितीय अपील प्राधिकारी के खिलाफ यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ पर आपका ये धारा है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो शास्त्री ख़त्म हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा अपीलों के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए अपीलों के बारे में हम देख लेते हैं। अपील, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको, आपको 6 नंबर के हिसाब से आपका काम हो जाए इतना मैं बता देता हूँ। तो मैंने देखिए पदाभित अधिकारी में आपको नाम बताया था तहसीलदार, उसके बाद SDO बताया था, उसके बाद फिर मैंने बताया था कलेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप एक टेबल बना लो, पहला पदाभिहित अधिकारी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रथम, यहाँ पर पहले लिख ले सेवा प्रदान करने वाले, सेवा प्रदान करने की अवधि, ठीक है, अगर उस अवधि में सेवा प्रदान नहीं की जाएगी तो किस तरीके से दंड बता दिया आपको, प्रथम अपील अधिकारी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण, मतलब उसका निराकरण अगर वो कार्य नहीं करता, और यहाँ पर आ जाएगा फिर द्वितीय अपील अधिकारी। तो देखिए अभी इस टेबल को आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ऐसे ही समझ में आ जाएगी जब मैं आपको टेबल में 1-2 पॉइंट लिखूँगा। तो उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, जैसे नामांतरण की बात की जाती है या फिर स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र की बात की जाती है, तो ऐसे में जो हम सबसे पहले पदाभिहित अधिकारी यहाँ पर आएगा, ये सेवा हो जाएगी। यहाँ पर पदाभिहित अधिकारी यहाँ पर आता है तहसीलदार, ठीक है, और यहाँ सेवा प्रदान करने की अवधि हो जाती है 30 दिन। ये जो कार्य दिवस के होते हैं, रविवार की छुट्टी को हटा दो यहाँ से। प्रथम अपील अधिकारी यहाँ पे SDO हो जाता है, ये 30 दिन में कार्य करके देगा, और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे कलेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता है। 2-3 और उदाहरण आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है SDO राजस्व सीधा डिप्टी कलेक्टर रहेगा, पदाभिहित अधिकारी, उसके बाद इसकी जो कार्य अवधि रहेगी 30 दिन, उसके बाद यहाँ पे प्रथम अपील अधिकारी कलेक्टर हो जाएगा, फिर इसकी जो कार्य दिवस हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जो द्वितीय अपील अधिकारी है वो हो जाएगा संभाग आयुक्त कमिश्नर, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं, और बाकी इसका डिटेल तुमको टेलीग्राम के ऊपर नोट्स में मिल जाएगा। मैं ज़्यादा तो इसको पढ़ाऊँगा नहीं, वरना तुम परेशान हो जाओगे वीडियो देख देख के। तो एक और देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट में, उदाहरण के लिए अगर आपको बनाना है माइग्रेशन, नामांतरण तो हो गया, यहाँ पे आय का प्रमाण पत्र बनाना है, जैसे आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे जो आपका तहसीलदार हो जाएगा, ठीक है, कार्य दिवस इसका 3 हो जाएगा, यहाँ पे SDO हो जाएगा यहाँ पर भी, उसके बाद इसका भी कार्य दिवस हो जाएगा 30 दिन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कलेक्टर। तो इस तरीके से ये चलती है अपीलें, ठीक है। अब ये 30 दिन में कार्य करेंगे कलेक्टर के बाद। तो ये इसको मैं आपको जो नोट्स भेजूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको बहुत ईजीली समझ जाएंगे, वहाँ से आपको याद भी हो जाएगा, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद आता है यहाँ पर विशेष प्रावधान, ठीक है। तो विशेष प्रावधान तो मैं हर अधिनियम के एंड में आपको बताता ही हूँ, तो इसमें मैं थोड़े से बता रहा हूँ, बाकी आप वही नोट्स से सीधा आपको रटना है, ठीक है। एक तो पहला संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हुआ, संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा, ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पर
अधिकारियों के बारे में लिखना है आपको, अधिकारियों, प्रशास्त्री, जो आपको पूरे आगे पॉइंट बताएंगे वो सारे लिखने। तो यहाँ पर आपके लगभग 5 पॉइंट हो जाएंगे, 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, इसके बाद में आपको छठा पॉइंट बताया था धारा 5, कौन सी धारा थी लास्ट में देख के बताता हूँ आपको जरा। धारा 8 बताया था, उसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और फिर आगे चलना तो धारा 7 लिख देना, विशेष प्रावधान है, ये जो सेवाओं को प्रदान करने के लिए बनाया गया है, प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से नोट्स से उतार लेना, लगभग 15 से 20 पॉइंट मैं नोट्स में लिखा हूँ, तो वहाँ से आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, और जो हर अधिनियम में लिखते आते हो वो भी इस अधिनियम में तुमको मिलेगा। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति पढ़ते हो तो सद्भावनापूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी इसका आंसर लिखने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में विशेष प्रावधान ही पूछे हैं अभी तक इतने अधिनियम के, बहुत रेयर केस में पूछते हैं कुछ दूसरी चीज़ें। तो विशेष प्रावधान तो तुमको अच्छे से करना है। ठीक, तो टेलीग्राम की लिंक भेज रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल वहाँ से ज्वाइन करो और तुरंत वहाँ से नोट से डाउनलोड करके याद कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा मेंस होने वाला है इस बार का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।